नंबी नारायणन को फंसाने से भारत के क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी विकास में हुई देरी। इसरो साइंटिस्ट की कहानी, आखिर कौन है नंबी नारायणन, क्या लगे थे आरोप। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और DRN में आज बात कर रहे हैं इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायणन की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 7 जुलाई को केरल हाईकोर्ट में पूर्व इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की जासूसी और उन्हें साजिशन गिरफ्तार करने के आरोपित केरल पुलिस के 2 अधिकारियों की जमानत याचिका का विरोध किया है। साथ ही CBI ने यह भी कहा है कि नारायणन को मनगढ़ंत मामले में फंसाए जाने के कारण भारत में क्रायोजेनिक तकनीकी के विकास में देरी देखने को मिली। साथ ही एजेंसी ने कहा, याचिकाकर्ताओं S विजयन और TS दुर्गा दत्त के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और इसका क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के विकास पर बहुत असर हुआ, जिसमें नंबी नारायणन को गलत तरह से फंसाने और इससे जुड़ी खबरों की वजह से देरी हुई। सहायक सॉलिसिटर जनरल P विजय कुमार के माध्यम से दाखिल अपने बयान में CBI ने ये भी दलीलें दी। इसमें केरल पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारियों विजयन एवं दत्त की संयुक्त अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया गया। दोनों अधिकारी वैज्ञानिक को गिरफ्तार करने वाले जांच दल के सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस DK जैन की अगुवाई वाली कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को किया था और केरल सरकार ने कहा था कि नारायणन के अपमान के मामले में उन्हें 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। आपको बताते हैं कौन है नंबी नारायणन और क्या है पूरा केस। आपको बता दें कि नारायणन को 1994 में केरल पुलिस द्वारा फंसाया गया था, जब राज्य में K करुणाकरन की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार थी। एक अन्य वैज्ञानिक D शशिकुमारन को भी इस मामले में फंसाया था। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने मालदीव की महिलाओं मरियम राशिदा और फौजी हसन को अंतरिक्ष अनुसंधान के गुप्त दस्तावेज लीक किए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें जिस कुटिल घृणा का सामना करना पड़ा, उसके लिए केरल के बड़े पुलिस अधिकारी जिम्मेदार थे और इस मामले में CBI को जांच का आदेश दिया गया था। हालांकि कई साल पहले 1996-97 में ही CBI ने पाया था कि इस मामले की जांच करने वाले केरल पुलिस के अधिकारियों ने ही सारी गड़बड़ी की है। CBI ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी केरल सरकार को लिखा था, लेकिन वामपंथी सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंतजार का बहाना बनाया। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि नारायणन को गिरफ्तार किए जाने के लगभग 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को ऐतिहासिक आदेश सुनाया। अब यहाँ आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी यदि मैं आपको बताऊं कि दशकों पहले हमारे पास एक ऐसा असाधारण वैज्ञानिक था जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहा था। साथ ही यह कि उन्हें नौकरी से देशद्रोही जैसे आरोप लगाकर निकाल दिया गया और हमारी तत्कालीन सेक्युलर सरकार द्वारा उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया, जिन्हें 25 जनवरी 2019 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्या आप उन लोगों को कभी माफ कर पाएंगे? अब आप PSLV को याद करिए, जिसने वर्ष 2014 में मंगलयान को संचालित किया था और मंगल ग्रह पर भारतीय ध्वज लहराया था। PSLV जिसने वर्ष 2008 में चंद्रयान को संचालित किया और इस बात की पुष्टि की कि चंद्रमा पर निश्चित रूप से पानी की बर्फ है। 5 जनवरी 2014 को भारत ने अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाकर नया इतिहास रचा था। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के बूते रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने का परीक्षण 100% खरा उतरा था। इस लंबी छलांग के पीछे असल में कौन था? उस वैज्ञानिक का ही नाम है प्रोफेसर नंबी नारायणन। सबसे पहले 1970 में तरल ईंधन रॉकेट तकनीक लाने वाले वैज्ञानिक रहे। नंबी नारायणन 1994 में इसरो में क्रायोजेनिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे। अफसोस की बात है कि उन्हें सत्ता और सियासत के षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अलंकरण देकर सम्मानित किया जाना चाहिए था, उसे ही जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। उन्हें देश का गद्दार करार दिया गया। हमारे देश की विडंबना है कि जो लोग देश के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं, उनको किसी न किसी तरह से हतोत्साहित कर रोक दिया जाता है। PSLV ने हमें हमेशा गौरवान्वित किया है। PSLV रॉकेट स्वदेशी विकास इंजन पर चलता है और नंबी नारायणन ने इसे बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1990 के दशक में नंबी नारायणन भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक थे जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे थे। इससे पहले भारत ने रूस से इस तकनीक को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकियों ने पूरी लड़ाई लड़ी और इसे रोक दिया। स्वाभाविक है कि जिन लोगों के पास यह तकनीक होगी, वे अन्य देशों से ईर्ष्या के कारण इस तकनीक की रक्षा करेंगे। अमेरिकी दबाव में रूस ने क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार कर दिया था। तब नंबी नारायणन ने ही सरकार को भरोसा दिलाया था कि वह और उनकी टीम देसी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएंगे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ने साजिश रची और केरल की वामपंथी सरकार उसका हथियार बन गई।
हैरानी की बात तो यह है कि केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की भूमिका भी संदिग्ध रही थी, जिसने इतने बड़े वैज्ञानिक के खिलाफ साजिश पर खामोशी अख्तियार कर ली थी। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट वर्णित थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भारत में ऊपर से नीचे तक के नेताओं और अफसरों को मोटी रकम पहुंचाती थी। अब आपको बता दें कि आखिर क्रायोजेनिक तकनीक क्या है। क्रायोजेनिक तकनीक का क्रायो एक यूनानी शब्द है, क्रायो से बना है और इसका अर्थ होता है बर्फ जैसा ठंडा। इस तकनीक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। रॉकेटों में ईंधन को तरल अवस्था में प्राप्त करने के लिए क्रायोजेनिक तकनीक का ही इस्तेमाल किया जाता है। -238 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। इसी तापमान का उपयोग करने वाली प्रक्रियाओं और उपायों का क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इस तापमान पर क्रायोजेनिक इंजन के ईंधन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस तरल अवस्था में आ जाती है। इस लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक इंजन में जलाया जाता है। लिक्विड ईंधन जलने से इतनी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिससे क्रायोजेनिक इंजन को 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड मिल जाती है। इस इंजन में बहुत ठंडी और वाष्पीकृत गैसों को ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक का विकास आसानी से मिलने वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में सबसे बेहतर पाया गया। इन दोनों ही गैसों का इस्तेमाल ईंधन में गैस रूप में नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर इन गैसों को रखने के लिए इंजन को बड़ा बनाना पड़ता, जबकि रॉकेट को उड़ाने के लिए इंजन का छोटा होना बहुत ही जरूरी होता है। क्रायोजेनिक इंजन के टरबाइन और पंप ईंधन और ऑक्सीकारक को दहन कक्ष तक पहुंचाते हैं। इस टरबाइन और पंप को भी खास किस्म की मिश्र धातु से बनाया जाता है। इसके अलावा दहन से पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों को सही अनुपात में मिलाना, सही समय पर दहन शुरू करना, उनके दबावों को नियंत्रित करना और पूरे सिस्टम को गर्म होने से रोकना जैसी गतिविधियां करनी होती है। खास बात यह है कि GSLV रॉकेट को केवल क्रायोजेनिक इंजन से ही प्रक्षेपित किया जा सकता है और इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।